नमस्कार विद्यार्थियों। आज मानव भूगोल की कक्षा में हम नवनिश्चयवाद की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है वो मानव पर्यावरण संबंधों में तीसरी प्रमुख संकल्पना है, जो सबसे नवीनतम भी है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष की स्थिति है या एक तरफा किसी को पक्ष रखने की स्थिति है, जो पहले की दो संकल्पनाओं में दिखाई देती हैं, उसको परिवर्तित करके ये बात कही गई है कि मानव को प्रकृति के साथ में संघर्ष नहीं करना चाहिए, अपितु उसके साथ समायोजन स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य का हित इसमें है कि वह प्रकृति के साथ में संघर्ष नहीं करे या प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाए, बल्कि प्रकृति के द्वारा दिखाई गई दिशा और संभावनाओं के अंतर्गत ही अपना विकास किया करे और अपनी आवश्यकताओं का चयन करे। इस जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन 1948 में किया गया था। आपको पता ही है कि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई और मानवों ने प्रकृति के साथ में इस तरीके से बर्ताव करना शुरू किया कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने लगी या प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने लगा, एक प्रकृति का शोषण होने लगा एक तरफ, और कई सारी पर्यावरणीय समस्याएं भी हमारे सामने आने लगी। उसी परिप्रेक्ष्य में हम ये जान सकते हैं कि ये नवनिश्चयवाद की संकल्पना को हम समझ सकते हैं। इस संकल्पना को प्रतिपादन करने का श्रेय जो है वह ग्रिफिथ टेलर का जाता है, जो कि मुख्यतः ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर थे, ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेता थे। इन्होंने इस जो संकल्पना दी, इस संकल्पना को कई अलग नामों से भी जाना जाता है, चाहे उसे संभावनावाद कहा जा सकता है, नवनिश्चयवाद कहा जा सकता है, रुको और जाओ निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है। ये संकल्पना जो है इसने मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है, और ये निश्चित ही प्रकृति को महत्वपूर्ण मानती है, साथ साथ में मनुष्य के कार्यों को भी प्रमुखता दी जाती है। उनको भी जो मनुष्य का ज्ञान है, जो बुद्धि है, विवेक है, उसकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसकी भी पूर्ति के लिए कहा जाता है कि मनुष्य जो है इन सभी चीज़ों को, अपने जो कार्यों को, अपनी आवश्यकताओं को इस तरीके से करे कि वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए, और प्रकृति द्वारा जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं उसके अंतर्गत ही वह अपने कार्यों को करे। और इस संकल्पना ने जो मानव पर्यावरण के जो अंतर संबंध हैं उसके संदर्भ में नियंत्रण जैसे कठोर जो शब्द थे उनको प्रभाव से, अनुक्रिया से, समायोजन जैसी शब्दावली के प्रयोग के द्वारा बदला, और ये नहीं बताया कि प्रकृति मनुष्य को दास बना के रखती है, मनुष्य जो है वो एक निष्क्रिय काम रूप में कार्य करता है, बल्कि उसने कहा कि इस प्रकृति में मनुष्य अपने प्रकृति के साथ में सामंजस्य स्थापित करके ही अपना विकास कर सकता है। तो एक तरीके से यह मध्यम मार्गीय विचारधारा है, लेकिन निश्चित ही इसमें प्रकृति की जो क्षमताएं हैं, प्रकृति की जो ताकत है, प्रकृति के द्वारा जो नियम हैं उसकी अनुपालना करना मनुष्य का दायित्व है, और वो उसके अनुकरण करके या उसके अनुपालना के अनुसार ही कार्य करेगा तो वो अपना विकास को सतत बनाए रख सकता है। तो एक तरीके से ये सतत विकास से जुड़ी हुई संकल्पना ही है, जो टेलर जो हैं, ग्रिफिथ टेलर ने मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव को स्वीकार किया, किंतु साथ ही इसका भी समर्थन किया कि मनुष्य अपनी दक्षता, मानसिक क्षमता, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के आधार पर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति का उपयोग कर सकता है। इस संकल्पना में ग्रिफिथ टेलर ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य जो है वो किसी भी देश के विकास की गति को तेज या धीमी कर सकता है या उसे अवरुद्ध कर सकता है, किंतु यदि वो बुद्धिमान है तो उसे प्रकृति द्वारा दर्शाई गई दिशा से दूर नहीं जाना चाहिए। तो इसे रुको और जाओ संकल्पना भी कहते हैं, क्योंकि ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि
मनुष्य जो है, मनुष्य का जो कार्य है वह प्रकृति में एक यातायात नियंत्रक का है, एक ट्रैफिक पुलिस मैन का है, जो कि किसी नगर की जो यातायात होती है उसकी गति को तो नियंत्रित कर सकता है किंतु उसकी दिशा या मंजिल को नहीं कर सकता है। अर्थात कि मनुष्य जो है उसे प्रकृति द्वारा जो दर्शाए गए संभावना है या जो दिशा दर्शाई गई है, जो प्रकृति के विरुद्ध में नहीं जाती है, प्रकृति के साथ में सामंजस्य स्थापित करे, प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाए, वैसी दिशा का ही चयन करना चाहिए। प्रकृति के द्वारा जो नियम है, प्राकृतिक नियम है, उनकी अनुपालना करनी चाहिए। तो वो एक ट्रैफिक पुलिस के रूप में काम करेगा, जो कि जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन जो है वो गाड़ियों की किस दिशा में जाना है वो निर्धारित नहीं कर सकता है, वो उसकी गति को ज़्यादा या कम कर सकता है, उसको रोक सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन दिशा जो है उसका निर्धारण करने का श्रेय जो है वो प्रकृति को जाता है। इसीलिए उसको निश्चयवाद की जगह नव निश्चयवाद कहा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जो है प्रकृति की प्रभावों की गति को कम या तीव्र तो कर सकता है किंतु उसे पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता है। और नव निश्चयवाद की जो विचारधारा है वो ये भी मानती है कि पर्यावरण द्वारा निर्धारित सीमाओं में मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं में से सर्वोत्तम संभावना को चुन सकता है। टेलर के अनुसार पृथ्वी तल पर प्रकृति प्रदत्त संभावनाएं सर्वत्र एक समान नहीं होती हैं, कुछ कम मानवीय प्रयास की मांग करती हैं तो कुछ निरंतर संघर्ष की मांग करती हैं। अब ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर संभावनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करता है या स्वयं को नियति के हवाले कर सकता है। इस संकल्पना के समर्थन में बहुत सारे बाद में जो भूगोलवेता आए जाए, वो कार्ल शोवर जो हैं, वो जो जिनका नाम ऐसे संभववाद में भी लिया जाता है, लेकिन बाद में ये कार्ल शोवर जो है वो नवनिश्चयवाद के प्रबल समर्थक भी बने। पीटर हैगेट हैं, फिर जॉर्ज टैथम हैं, ये सभी जो OH के स्पैट हैं, ये सभी जो हैं इसके नवनिश्चयवाद की संकल्पना के समर्थक बने। OH के स्पैट ने कहा है कि नवनिश्चयवाद और कुछ भी नहीं बल्कि निश्चयवाद और संभववाद की चरम सीमाओं के बीच का दर्शन है, और उन्होंने इसको नवनिश्चयवाद की जगह नाम दिया संभाववाद या प्रोबेबिलिज्म। उन्होंने कहा कि जीत प्रकृति के साथ संघर्ष करने में नहीं है बल्कि उसके साथ समझौता करते हुए अपने आप को स्थापित करने की है। उसी प्रकार से मानव जो है वो कार्यकलाप इच्छा अथवा मजबूरी की देन नहीं है बल्कि संभावनाओं का संतुलन है। हार्टशॉन जो है उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि मानव का कल्याण जो है वो प्रकृति से युद्ध करने में नहीं है बल्कि उसका सहयोग और सामंजस्य में निहित है। उसी प्रकार से लेथवेट ने कहा है कि नवनिश्चयवाद का जो सार है वो यह है कि प्रकृति द्वारा निश्चित की गई सीमाओं में मानव अपनी छाट द्वारा या अपने चयन द्वारा शक्ति, रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार वातावरण का रूपांतरण करके उससे समायोजन करता है। तो विज्ञान का आदर्श जो है वो समन्वय करना होना चाहिए, न कि बल प्रयोग द्वारा संघर्ष करना होना चाहिए। और नवनिश्चयवाद ये कहता है कि प्रकृति की न तो दासता स्वीकार की जाए वरन प्रकृति के साथ सहयोग किया जाए। जॉर्ज टैथम जो हैं इन्होंने संभववाद को एक तरीके से व्यावहारिक नवनिश्चयवाद को एक व्यावहारिक संभववाद का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि वातावरण द्वारा प्रदान किए गए जो सभी अवसर हैं समानता नहीं रखते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ से अधिक लाभ प्राप्त होता है और कुछ से कम। उसके किस प्रयत्न से लाभ कम होगा या किससे अधिक, वातावरण ऐसी कोई बात नहीं बताता है। मनुष्य स्वयं ही निर्णय लेता है, लेकिन मनुष्य को निर्णय ऐसा लेना चाहिए जो कि प्रकृति के विरुद्ध नहीं हो, प्रकृति के साथ में संतुलन स्थापित करता हो, सामंजस्य स्थापित करता है। तो इसको एक तरीके से क्रियात्मक संभववाद भी कहा गया है। तो उन्होंने कहा है कि मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मानव प्रकृति से सहयोग करे।
इसरो बॉमेन ने कहा है कि मानव जो है वो अंटार्कटिका में भी या ऐसी ऐसी दुर्गम जगहों पर भी उसने प्रकाश युक्त व आराम युक्त नगर निर्माण कर लिए हैं, अधिवास बना लिए। लेकिन क्या वो मानव के या उसने सहारा मरुस्थल में वर्षा प्रदान करने के लिए भी और नई तकनीकें या आर्टिफिशियल जो रेन की होती हैं बरसात करने की तकनीकें भी विकसित की हैं, या कई ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जो कि प्रकृति के द्वारा जो अवरोध पैदा किए जाते थे उसको चुनौती देती हैं। लेकिन क्या ये प्रकृति के पक्ष में है, क्या ये मानव विकास के भी हित में है? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से औद्योगिक क्रांति हुई है, जिस तरीके से मानव अपने कार्यों को कर रहा है, आर्थिक क्रियाएं जिस तरीके से तेज़ी से हो रही हैं, उसमें प्रकृति के साथ में संतुलन स्थापित करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि हमने अपने लोभवश या विकास के मार्ग पर हमने इस तरीके की एक हमारा क्रियाकलाप रहे हैं कि जिसने प्राकृतिक संसाधनों का नाश किया है, अत्यधिक दोहन किया है, उनका वापस संरक्षण नहीं हो पाया है, और इस तरीके से आज कई सारी पर्यावरणीय समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो गई हैं। भूमंडलीय ताप वृद्धि, ओजोन परत का क्षय, अम्ल वर्षा, कम होते हमारे जीव और प्राकृतिक वनस्पति के नष्ट होना, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं जो है वह हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए संभावनाओं की जो सीमा है वो वातावरण की आज्ञाओं द्वारा निर्धारित होती है कि मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कितना मूल्य देने में सहमत होता है। इसलिए प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। ये फ्रांसिस बेकन का एक प्रमुख वक्तव्य है। और पीटर हैगेट ने कहा है कि प्रशंबवाद, निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच एक समझौता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जहाँ प्राचीन निश्चयवादी प्रकृति से अनुकूलन पर बल देते थे, वहीं नवनियतिवादी या नवनिश्चयवादी समायोजन पर जोर देते हैं। तो ये बच्चों, आज हमने मानव पर्यावरण संबंधों के, अंतर संबंधों की जो अंतिम और नवीनतम जो संकल्पना है, ये नवनिश्चयवाद की संकल्पना के बारे में जाना। ये संकल्पना जो है ये मानव और पर्यावरण के बीच में संतुलन स्थापित, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है, और ये मानती है कि मानव और प्रकृति के कुछ नियम हैं, प्रकृति की जो संसाधन उपलब्ध हैं या प्रकृति के जो नियम हैं, जो चुनौतियां हैं या उसके द्वारा जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, मनुष्य को उन सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए। प्रकृति के विरुद्ध जाकर यदि हम कार्य करेंगे तो फिर उसके दुष्परिणाम भी हमें झेलने पड़ेंगे। तो सतत विकास की जो अवधारणा विकसित हुई है, जिसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच में सामंजस्य का, मनुष्य का विकास भी, मानवीय विकास भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ में पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको भी रोकना चाहिए, और इस तरीके का विकास होना चाहिए जो कि जो हमारे जीवन को भी आरामदायक बनाए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सके, उनके लिए भी एक ऐसा प्राकृतिक वातावरण स्थापित किया जा सके या बना रहा जा सके जो कि उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। जो प्राकृतिक जो हमारे पास में संसाधन हैं, जो हमारे पास में प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार हैं, उन सबको हमें आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।